नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज भी चालू की गई है जीके जीएस के भंडारा के रूप में, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम पेपर लेकर आए हैं, वो है एसएससी जीडी का पेपर, जो कि 18 नवंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। तो एसएससी जीडी के पेपर आप देखिएगा, बहुत सारे मैंने डिस्कस कर चुके हैं और इसी तरह से ये चलती रहेगी। तो जनरल अवेयरनेस की पूरी सेक्शन को यहाँ पर मैं कवर करूँगा। और पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास कोई भी एग्ज़ाम का पेपर है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप gkfs25@gmail.com पे ज़रूर भेज दीजिए। तो देखिए, इस तरह से 63 शिफ्ट में पेपर हुए थे, जिसमें कि अभी 6 शिफ्ट का पेपर डिस्कशन किया जा चुका है। और 7वां शिफ्ट का आज देखिए 18 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैं लेकर आया हूँ। तो जितने भी डिस्कशन होंगे वो ग्रीन होते जाएंगे, तो बस इसको ध्यान में रखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। जो एक्टिव वोल्केनो है वो भारत में कहाँ पर है, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, और उसका नाम है बैरन आइलैंड। तो बैरन जो है आइलैंड पे स्थित है बैरन। आपको ध्यान रखना है कि बैरन जो वोल्केनिक है वो भारत में एक्टिव वोल्केनो के रूप में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बैरन आइलैंड जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन है कि लगभग 1900 वर्ष पहले कागज़ का आविष्कार किस देश में किया गया था। तो देखिए, चीन में माना जाता है कि कागज़ का आविष्कार हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीन में, जो कि 1900 साल पहले। ध्यान रखिएगा, 1900 साल पहले चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था। आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए एक टोकन मुद्रा का जो है इस्तेमाल किया था, जो किससे बनी होती थी। तो देखिए, आराम से इसको ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, टोकन करेंसी इन इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोकन करेंसी जो है किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इन्होंने 1330 ईस्वी में जो है स्टार्ट किया था, आफ्टर हिज अनसक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू देवगिरी। उसके बाद जो है कॉइन्स जो बना होता था वो ब्रास और कॉपर का बना होता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये जो है सोना और चांदी से बने कॉइन की तुलना में कम होता था। उसका जो वैल्यू होता था वो इक्विवेलेंट होता था। तो ये सस्ती धातु से बना होता था, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता था, तो सस्ती धातु से बना होता था। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, ब्रास और कॉपर का बना होता था। 1330 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। अब देखिए, क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो कानून का एक अच्छा उदाहरण है, इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्यों? क्योंकि जो है यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था, जिसके तहत आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप आरटीआई लगाकर कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप पता लगा सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है, कब वैकेंसी आने वाली है। तो इस तरह से कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जैसे प्रधानमंत्री वगैरह सबका तो वो अलग केस है। बाकी नॉर्मल सभी ऑर्गेनाइजेशंस में आप आरटीआई के थ्रू जो है पता लगा सकते हैं। अब देखिए, इनमें से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था? तो जोफ्रा आर्चर को मिला था। लेकिन 2022 के जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है ध्यान से देख लीजिए। तो आईपीएल का चैंपियन गुजरात टाइटंस बना था, जबकि इमर्जिंग प्लेयर का खिताब उमरान मलिक को मिला था। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिनेश कार्तिक को मिला था। गेम चेंजर ऑफ द सीजन जोस बटलर को मिला था। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन मिला था एवन लुइस को। पर्पल कैप मिला था यजवेंद्र चहल को। और ऑरेंज कैप मिला था जोस बटलर को। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति जो है शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था मिशन शक्ति, जो कि महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान था, जिसको शुरू किया गया था अक्टूबर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटी है ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ द इंडियन वल्चर, गिद्ध के लिए एंड द हाउस स्पैरो के लिए। तो ध्यान रखना है, गिद्ध के लिए है और हाउस स्पैरो के लिए है। और
इट इज़ लोकेटेड विथ इन द वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो कि टाउन पिंजौर है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के पिंजौर में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिंजौर। और यहाँ पर जो है वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पिंजौर में है, जो कि जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी है, और यहीं पर जो है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी है। अब देखिए सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सरयू नदी निकलती है उत्तराखंड से, ये आपको ध्यान रखना है, और सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या शहर बसा हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में भी है। अब देखिए कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है। तो मुनीश्वरम जो मंदिर है वो श्रीलंका में स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुनीश्वरम मंदिर जो है वो श्रीलंका में स्थित है। क्वेश्चन है कि किस निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए एक एसएमएस पे नामक जो है दूरस्थ भुगतान सेवा जो है शुरू किया है। तो एस बैंक जो है शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा एसएमएस पे किसने शुरू किया है। तो एस बैंक ने, एस बैंक का स्थापना 2004 में हुआ था राणा कपूर के द्वारा, और इसके जो है हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अब देखिए पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कौन सी भाषा में दिया जाता है। तो देखिए ज्ञानपीठ जो अवार्ड है वो हाईएस्ट जो है लिटरेरी अवार्ड है इंडिया में, और इसको एनुअली दिया जाता है फॉर द लिटरेरी राइटिंग इन द एनी ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेज। जो 22 भाषा है शेड्यूल लैंग्वेज है, जो कि 7वीं अनुसूची में शामिल है, सॉरी 8वीं अनुसूची में है। तो 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषा है 22, तो उसमें जो है काम करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में है आशापूर्णा देवी को दिया गया था, और अभी लेटेस्ट आपको ध्यान रखना है 2022 में 57वें नंबर का दिया गया दामोदर मौजो को, जो कि कोंकणी भाषा के हैं, और 2021 के लिए 56वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जी को दिया गया आसामीज भाषा के लिए। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए जाट शासक थे सूरजमल, जिनके नेतृत्व में बल्लभगढ़ का एक महत्वपूर्ण जो है व्यापारिक केंद्र बन गया। तो ध्यान रखना है जाट शासक थे सूरजमल, तो सूरजमल के नेतृत्व में बल्लभगढ़ जो है एक व्यापारिक केंद्र बन गया था। अब देखिए अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ध्यान रखना है कि अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय जो है किया गया कब, तो सेकेंड एंग्लो सिख वार, सेकेंड एंग्लो सिख वार, तो इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसमें जो है सिख की हार हुई, तो उसके बाद जो है सिख एम्पायर का फॉल हो गया, तो इसको ध्यान रखना है। और 1848-49 में सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी उस समय जो है गवर्नर जनरल थे, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल रहा है वो 1847 से 1856 तक रहा है। तो सेकेंड एंग्लो सिख वार इसी के बीच में हुआ, और उसके बाद ही जो है अंग्रेज़ों द्वारा पंजाब का विलय कर दिया गया। और देखिए जो लॉर्ड डलहौजी थे उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जिसके तहत ये राज्य को हड़प लेते थे। राज्य हड़प नीति भी इसको बुलाया जाता है, या फिर व्यपगत सिद्धांत। तो तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यपगत सिद्धांत कौन से जो है गवर्नर जनरल का था, तो लॉर्ड डलहौजी का। हड़प नीति किसका था, तो उसी का था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, तो ये भी आपको लॉर्ड डलहौजी का ही था। अब देखिए सैला यहाँ पर नृत्य शैली है वो किस राज्य का है। तो सैला जो नृत्य है वो आपको छत्तीसगढ़ राज्य को देखने को मिलता है, तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29वां व्यास सम्मान जो है निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया। तो 29वां जो प्राप्त किया वो नासिरा शर्मा को मिला है, तो कागज़ के नाव के लिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए व्यास सम्मान जो है ये लिटरेरी अवार्ड है इंडिया में, जो कि 1991 से दिया जा रहा है, और ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन। तो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशंस के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कि तकरीबन 4 लाख रुपए मिलते हैं, और एलिजिबल वो होते हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज में ही और पिछले 10 भाषाओं में जो है पब्लिश किए हैं हिंदी लैंग्वेज में कोई लिटरेरी वर्क। तो देखिए नासिरा शर्मा 29वां था 2019 में कागज़ के नाव के लिए, और उसके बाद 30वां शरद के पगारे को दिया गया पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, और 31वां मिला यहाँ पर असगर बजाहत को, जो कि महाबली के लिए दिया गया। तो ये आपको लेटेस्ट जरूर याद रखना है कि 2021 में 31वां व्यास सम्मान मिला असगर बजाहत को महाबली के लिए। अब देखिए पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, तो मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, निकलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेलाटोनिन जो है वो पीनियल ग्रंथि से निकलता है, यानी कि स्रावित होता है।
अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन यानी कि मोराटोरियम का प्रस्ताव रख दिया था? तो लक्ष्मी विलास बैंक का। तो लक्ष्मी विलास बैंक का यहाँ पर स्थगन करने के लिए यानी कि मोराटोरियम जो है जारी कर दिया आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब देखिए रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक जो थी गौरिका सिंह थी। तो गौरिका सिंह 21 देश से संबंध रखती है? तो नेपाल से। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको एक नज़र तो देखना ही चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? तो देखिए दो घटक होते हैं, आपको ध्यान रखना है, जैविक और अजैविक। जैविक में बेसिकली जिसमें जीवन होता है और अजैविक में जिसमें जीवन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए अजैविक घटक नहीं है तो है कौन कौन सा? तो खनिज पदार्थ भी है, पवन भी है, तापमान है, लेकिन जीवित जीव जो है ये जैविक घटक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जैविक घटक है, ना कि अजैविक घटक। क्वेश्चन है कि देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो देखिए जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो 2018 का ही कॉमनवेल्थ हुआ था, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसके पदक तालिका आपके सामने, जिसमें फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया रहा था, थर्ड पे इंडिया रहा था, जो कि यहाँ पर 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रोंज के साथ कुल 66 मेडल जीता था। लेकिन 2022 का भी हो चुका है कॉमनवेल्थ गेम, जो कि बर्मिंघम यूके में हुआ, जिसमें कि भारत जो है चौथे पोजीशन पे रहा। तो भारत का रैंक यहाँ पर जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया रहा, सेकंड पे इंग्लैंड, थर्ड पे कनाडा और फोर्थ पे इंडिया, जिसमें कि 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 61 मेडल भारत ने जीता है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में, जो कि बर्मिंघम में हुआ था। अब देखिए वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। तो ये अंतरा फसल का उदाहरण है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली फसलें अंतरा फसल की उदाहरण है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गैर न्याय संगत है? एक न्याय संगत नहीं है, यानी कि गैर जो है न्याय संगत है। तो देखिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है, ये गैर न्याय संगत है, ये सभी को मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको थोड़ा इसलिए इसको गैर न्याय संगत बताया गया। जबकि न्याय संगत कौन सा है? तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है, कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा, अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण, ये सब बिल्कुल न्याय संगत है। और देखिए क्वेश्चन है कि सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से किसको केंद्रीय शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे अच्छा शासित केंद्र प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ इसमें जो है नंबर 1 पे रहा था। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? तो देखिए ये अक्टूबर 2020 तक है और अभी भी लेटेस्ट डेटा यही कहता है कि भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है। तो भारत जो है सेकंड नंबर पे है कॉटन जो है प्रोडक्शंस में, भारत का नंबर, और फर्स्ट पे आपको चीन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट जो है चीन है, सेकंड पे भारत है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कॉटन उत्पादक में यानी कि कपास का उत्पादक में भारत का नंबर दूसरा है। अब देखिए क्वेश्चन है कि केलकर समिति 2015 का संबंध जो है किससे है? तो केलकर जो समिति था वो रिवर्टाइजिंग एंड रिवलटाइजिंग द पीपीपी मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि अब संरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप मॉडल पे जो है इसको जो है विकास पे डेवलप था, यानी कि इस पे जो है ये मॉडल जो है संबंधित था। तो केलकर समिति को ध्यान रखना है कि पीपीपी मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए ये समिति जो है रिपोर्ट दिया था। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया जा चुका है। तो इसी तरह से ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और भी पेपर डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को प्रेस रखिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।